स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे, आप लोगों ने देखा होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम क्या है, पावलोव का सिद्धांत भी बनाए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और जो नए लोग हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। आज का टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया, उसके सिद्धांत को किस किस नाम से जानते हैं और क्यों जानते हैं, ये पूरा डिटेल से होगा। और कई बार कंफ्यूजन होता है, आप जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, लेकिन ये कई नाम से जाना जाता है। इसी बीच में कोई दूसरा नाम दिया जाता है, आपसे वो प्रश्न छूट जाता है, आंसर गलत हो जाता है, या फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिया है। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करें। देखिए, ये स्किनर जो थे, स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने के सिद्धांत पर, सीखने पर कई प्रयोग किए, और प्रयोग में सबसे पहला प्रयोग था चूहा पर और दूसरा था कबूतर पर। ये किस तरह से प्रयोग किया है हम लोग जानते हैं कि देखिए, ये चूहा पर जो इन्होंने प्रयोग किया था 1930 ईस्वी में किया। आप देख रहे हैं कि इसने एक बॉक्स बनाया, हालांकि इसके मरने के बाद इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स ही नाम दे दिया गया, स्किनर बॉक्स, हालांकि पहले ये बॉक्स था। तो देखिए, इसमें क्या था कि एक पिंजरा बनाया गया और उसको एक इस तरह से डिजाइनिंग किया गया कि चूहा उसमें आराम से घूम फिर सके। चूंकि चूहा भूखा था, भूखा चूहा को अंदर किया गया, तो इसको एक स्पीकर से भी जोड़ दिया गया और लीवर था इसमें, ये लीवर था। और यहाँ बाहर जो चूहा नहीं देख रहा था कि उसमें दाना है या उसको उसका गंध भी मालूम ना पड़े, इसलिए इसको बाहर में सेटिंग किया था कि इस तरह से सेटिंग किया हुआ था कि वो जैसे लीवर दबाए एक खट की आवाज़ हो, यानी ध्वनि निकले स्पीकर के माध्यम से, और उसका दाना एक नीचे प्लेट रखा हुआ था, उस प्लेट में वो दाना गिर जाए फिर खा ले। तो जब चूंकि ये शुरुआत में चूहा जो था, भूखा चूहा था, तो इसने कई बार प्रयास किए, करने के बाद जो है भूलवश लीवर पर उसका पैर रखाता है, दाना निकलता और वो खाता है। दूसरे बार भी जब स्किनर ने बंद किया, तो दूसरे बार भी वो प्रयोग किया, दूसरे बार भी चूहा कई बार प्रयोग किया कि हम निकालें। फिर जो है वो फिर से लीवर पर दाबता है, लीवर को दाबता है और दाना उसके प्लेट में आता है और खा जाता है। लेकिन स्किनर ने ये कई बार जब प्रयोग किया, तो ये पता चला उसको कि दो प्रयासों के बीच में एक समय अंतराल घटते गया। यानी पहली प्रयास में मान लिया जाए कि उसको दाना प्राप्त करने में 10 मिनट लगा, तो दूसरे बार 9 मिनट लगा, तीसरे बार 7 मिनट लग सकता है, चौथे बार। इस तरह करते करते एक समय ऐसा आया कि चूहे को ये पता चल गया कि यही लीवर है, यही लीवरवा है, इसको दाबो और निकलेगा, फालतू का अपना प्रयास बेकार मत करो। तो इस तरह से चूहा सीख गया था कि ये लीवर है और अपना भोजन वो खा लेता था। ये तो था प्रयोग। ये 1930 में किया गया था। और कबूतर पर इन्होंने 1943 ईस्वी में किया। कबूतर के लिए क्या किया, एक बॉक्स उसी तरह का बनाया। बनाने के बाद जो है उसमें एक विशेष जगह पर लीवर लगा हुआ था, जहाँ पर चोंच लगने से दाना गिरे। तो चूंकि कबूतर जब भूखा था, तो ये भी बार बार प्रयास कर रहा था, तो भूलवश उसका चोंच इस दीवार पर पड़ गया, यानी लीवर जहाँ लगा हुआ था वहाँ पर लग गया। तो दाना उसके अंदर से यहाँ से गिर गया, उसका कनेक्शन बाहर से था उस दाना का, तो वह दाना खा लिया। फिर दूसरे बार प्रयास इधर उधर फिर किया, फिर प्रयास करने के बाद उसको दाना मिलते गया। और सेम कंडीशन में स्किनर ने देखा कि पहला प्रयास और दूसरे प्रयास के बीच में हमेशा समय का अंतर कम होता गया। और इस तरह अब देखिए, इसका कंक्लूजन जो था, ये प्रयोग है। यहाँ से प्रश्न आपको क्या पूछेगा कि स्किनर ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया, चूहा पर। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो चूहा और कबूतर पर। यदि दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों मार दीजिएगा। यदि एक रहे, यदि सबसे पहले कह के दे तो चूहा और कबूतर दोनों रहे, तो पहले क्या करना, चूहा ही मारना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन रहेगा कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया, तो चूहा, 2 नंबर में रहेगा कबूतर, 3 नंबर में रहेगा ए तथा बी दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो यदि इस तरह का रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से यही प्रश्न रहेगा, और एक प्रश्न ये रह सकता है कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे।
ये स्किनर जो थे, स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। बस इतना ही। अब देखिए इसके कंक्लूजन को हम निकालें कि ये सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। ये तो अलग बात है ये जो कहा, लेकिन अब थोड़ा सोचिए कि थॉर्नडाइक वाला जो सिद्धांत में बताए थे, थॉर्नडाइक क्या कहता है कि कोई जीव जब उद्दीपक देखता है, स्टिमुलस देखता है, यानी मान ले बिल्ली पर प्रयोग किया उसने, तो बिल्ली भोजन को देख रही है, तब कहा कि वो मतलब अपना वो क्रिया करना शुरू कर दिया कि हम भोजन को कैसे प्राप्त करें। लेकिन यहाँ स्किनर उसके जस्ट उल्टा ये बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कोई भी जीव पहले क्रिया करता है तभी वो उद्दीपक प्राप्त करता है, पहले अनुक्रिया करता है तभी वो उद्दीपक प्राप्त करता है। अब मान लिया जाए कि हम लोग को जॉब लेना है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पहले जॉब है या मिल गया तब हम अनुक्रिया करते हैं? नहीं, तो ये पहले से हम अनुक्रिया कर रहे हैं कि हम आज मैथ बनाए, हम जीके बनाए, हम ईवीएस पढ़े, हम साइकोलॉजी पढ़े, तो बहुत चीज़ है, पहले हम अनुक्रिया करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम उद्दीपक को प्राप्त करते हैं। यानी ये थॉर्नडाइक भी कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर इसके सिद्धांत और उसके सिद्धांत में दोनों का जो है कंट्राडिक्शन है, थोड़ा सा अंतर है। तो देखिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं और एक बार कंक्लूजन करके दोनों का हम बता देंगे। यहाँ लीवर दबने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, यानी ये लीवर जैसे ही दबा तो ये क्या हुआ, क्रिया प्रसूत हो गया, और जिसका परिणाम क्या है, भोजन प्राप्ति। यदि वो लीवर नहीं दबता तो उसको भोजन प्राप्ति नहीं होता। दूसरी, इस प्रयोग में देखा गया कि लीवर दबाने की प्रक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। निमित्त मतलब क्या हो गया, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट यानी एक तरह से औजार, तो निमित्त है, इसलिए इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अब देखिए इसके सिद्धांत को कई नाम से जानते हैं। पहला है, आप चाहें तो नोट कर लें, इसको एक जगह लिख लें ताकि आप समझ पाएँ बाद में जब पढ़ें, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तीसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चौथा है आरएस थ्योरी, यानी रिस्पॉन्स किया पहले तब उसको स्टिमुलस प्राप्त हुआ। और यहीं पर थॉर्नडाइक क्या कहता है, थॉर्नडाइक जो देता है ये एसआर देता है, यानी पहले स्टिमुलस है तब रिस्पॉन्स करता है, लेकिन स्किनर इसके जस्ट उल्टा। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, उसको अभिक्रमित करता है, कोई काम करने के लिए अनुदेशित करता है। जैसे कि कबूतर को दाना मिला, चूहा को दाना मिला, तभी वो अनुदेशन प्राप्त किया कि हम अनुक्रिया करते जाएं। यदि अनुक्रिया करे और उसको उद्दीपक नहीं प्राप्त होता, धीरे धीरे क्या होता, वो शिथिल हो जाता, फिर अनुक्रिया करना बंद कर देता। यानी अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब हो गया कि वो जब अनुक्रिया कर रहा है तो उसको उद्दीपक ये अनुदेशित कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आप करो, मिल रहा है, आप करो, मिल रहा है, इस तरह का। आगे है इसका। अब देखिए इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलती है कि पहले अनुक्रिया यानी रिस्पांस होती है और उसके बाद में उद्दीपन मिलता है। स्किनर कहते हैं, ये बात हम बता भी दिए पहले भी, स्किनर कहता है जैसे जैसे पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। यानी आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसका परिणाम अच्छा मिलते रहता है, तभी आप उस काम को करने पर जोर भी देते हैं। हम अक्सर कोचिंग में अपने विद्यार्थियों को उदाहरण देते हैं, वही उदाहरण देंगे। पुनर्वलन क्या है? देखिए पुनर्वलन क्या है, पहले पुनर्वलन को देख लेते हैं। पुनर्वलन वो एक ऐसा तत्व है जिससे कोई भी जीव काम करने के लिए आगे वो अनुदेशित हो, प्रेरित हो, या फिर वो प्रेरित नहीं भी हो।
या उस काम को करने से रुक जाए, उसको कहते हैं हम लोग पुनर्वलन। अब मान लिया जाए कि हम लोग बचपन में देखते भी थे कि हम लोग कहीं आम चोरी करने जाते थे, ढेला मारे, मिल गया आम तो ठीक है, बहुत गदगद हो जाते थे। फिर वहाँ कोई नहीं रहता था, जब कोई नहीं रहता था तो फिर हम लोग को एक ताकत मिलता था कि अरे कल हम लोग आम इसको जो है ना ढेला मार के पकड़ लिए थे या तोड़ लिए थे, नहीं पकड़ाए। दूसरे दिन ये मेरे मन में हमेशा रहता था कि हम लोग के मन में कि जाएं। मेरे ही एक दोस्त थे, जब एक बार वो आम तोड़ लिया और नहीं पकड़ाया तो उसको एक सकारात्मक पुनर्वलन मिल गया कि फिर से जाएं। और दूसरे दिन क्या हुआ कि आम तोड़ने के लिए चढ़ा ही था कि उसको डंडा ऐसा जगह लगा, समझ रहे हैं आप लोग, उसको डंडा ऐसा जगह लगा कि फिर जाके वो दूसरे दिन उसको कहा गया कि चलो नहीं जाएंगे। तो अब देखिए पुनर्वलन क्या है कि जब आपको कोई चीज़ मिलता है तो आप खुशी से क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, बार बार प्रेरित होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा हो, चलो भाई फिर से पढ़ें, अच्छा रिजल्ट, इससे भी अच्छा रिजल्ट करें, फिर से पढ़ें, अच्छा रिजल्ट करें। कोई काम ही करते हैं, आपका परिणाम अच्छा रहता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आज का दिन बहुत बढ़िया हुआ, जो सोचे वो हो गया, जैसा करना चाहे वैसा हो गया। यानी पुनर्वलन उसी को कहा गया। तो पुनर्वलन दो प्रकार का, एक सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन क्या कहता है? सकारात्मक पुनर्वलन कहता है कि आपको वो काम करने के लिए बार बार प्रेरित करे, मोटिवेट करे। इस सकारात्मक पुनर्वलन को कहते हैं हम लोग धनात्मक पुनर्वलन भी, धनात्मक पुनर्वलन भी। और नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है कि जब आप उस काम को कर रहे हैं, आपका टांग कोई खींचे, किसी वजह से उस काम को करने के लिए आप डीमोटिवेट हो जाएं, यानी मोटिवेशन आपका धीरे धीरे डाउन हो जाए या डर हो जाए, तो क्या होगा, वो नकारात्मक पुनर्वलन होगा। इसको हम लोग ऋणात्मक पुनर्वलन भी कहते हैं। जैसे धनात्मक पुनर्वलन क्या है कि अब ये बिल्ली और कबूतर या फिर ये स्किनर का जो था चूहा और कबूतर, थॉर्नडाइक का जो बिल्ली है, तो ये भोजन क्या कर रहा था, उसको मिल रहा था, इस वजह से वो बार बार क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, उसको पुनर्वलन एक तरह से मिल रहा था। उसी तरह पानी हो, प्रशंसा, आप कोई काम करते हैं, हम लोग छोटे बच्चों से काम लेना जानते हैं, जब काम करता है, वाह शाबाश तुम अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, तुमने बहुत अच्छा लड़का है, फलाना ऐसा नहीं है ये, तो उसको जब हम प्रशंसा करते हैं तो वो और दौड़ दौड़ के मेरा काम करना शुरू कर देता है। तो प्रशंसा हो गया, वाहवाही हो गया। नौकरी, आपको जब कोई जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद आपके अंदर एक सकारात्मक पुनर्वलन होता है कि चलो भाई जॉब मिली है हमको, हम इस तरह से करें। तो ऋणात्मक पुनर्वलन या नकारात्मक पुनर्वलन, जिसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं, रेनफोर्समेंट। तो इसमें क्या है कि जब कोई काम करते हैं, दंड देना। देखें एग्जाम्पल में कि दोस्त को लगा ऐसा जगह कि उसको दंड मिला, फिर उस काम को करने के लिए अपना कदम पीछे वापस करना पड़ा उसको। दंड देना, गुस्सा करना, मना करना, डांटना, ये सब क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन। अब देखिए एक लिस्टिंग इसका देख लेते हैं हम लोग कि पुनर्वलन अनुसूची क्या है। पुनर्वलन अनुसूची यानी पुनर्वलन अनुसूची ये है कि आप उसको पुनर्वलन कितना देते हैं, कब कब देते हैं। तो यदि आप बच्चे को अच्छे से पुनर्वलन देते हैं और सही समय पर देते हैं तो वो पुनर्वलन अनुसूची कहलाती है। जैसे सतत या सविराम अनुसूची, इसको समझिएगा। सतत मतलब होता है निरंतर, लगातार, या सविराम यानी विराम, बिना रुके, तो इसको अनुसूची कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी बच्चे को 20 क्वेश्चन याद करने दिए हैं, 20 क्वेश्चन याद करने दिए हैं और उसको 20 वो याद कर लिया, और उसको आप पूछ रहे हैं कि बताओ जी भारत की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, आप पूछ रहे हैं और आप हर प्रश्न के पीछे उसको एक पुनर्वलन देते हैं। जैसे उसको पूछते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, फिर आप एक पुनर्वलन देते हैं, वो जवाब दे देता है न्यू दिल्ली, तो उसको बोलते हैं वेरी गुड। फिर झारखंड की राजधानी कहाँ है, वो बता देता है कि रांची,
तो फिर आप उसको वेरी गुड बोलते हैं। यानी प्रत्येक काम पर लगातार उसको, प्रत्येक सवाल के आंसर पर आप उसको एक पुनर्वलन देते हैं, तो ये पुनर्वलन कहलाता है सतत या स्वविराम या निरंतर पुनर्वलन। दूसरा है आंशिक पुनर्वलन। या आंशिक पुनर्वलन क्या होता है कि छोटे छोटे अंशों में, अब जैसे 20 सवाल पूछे, अब 20 सवाल पूछे तो उसमें देखें कि हर सवाल के आंसर पर आप उसको वेरी गुड कह रहे थे, शाबाश कह रहे थे। अब जैसे 20 आंसर बता दिया, तब उसको लास्ट में आप बोलते हैं क्या, वेरी गुड। तो ये पुनर्वलन कहलाता है आंशिक पुनर्वलन। यानी छोटे छोटे अंशों में, यानी एक बार में, यानी लगातार दे रहे हैं तो सतत, और पूरे काम के बदले में एक अंश में देते हैं आप वेरी गुड, तो वो हो गया आंशिक पुनर्वलन। तीसरा है विलंबित पुनर्वलन। विलंबित पुनर्वलन क्या होता है कि आप पुनर्वलन तो दे रहे हैं लेकिन सही समय पे पुनर्वलन नहीं दें तो बच्चे अभिप्रेरित सीखने के लिए नहीं होते हैं। मान लिया जाए कि बच्चा कोई काम किया, अच्छा सा कॉपी आप चेक कर लिए कि बहुत अच्छा हुआ, आप उसी समय वेरी गुड लिखते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से तत्काल हो गया पुनर्वलन। और अब बच्चा लिख लिया है, बच्चा बैठ गया अपना जाके डेस्क पे, अब फिर जाके 10 मिनट के बाद बोलते हैं आज ही, तब वेरी गुड देते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग विलंबित पुनर्वलन। जब आप सही समय पर पुनर्वलन नहीं देते हैं तो उसके कार्यों को करने की गति धीरे धीरे घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो ये था स्किनर का महत्वपूर्ण सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। जो नए लोग हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो JTET है, CTET है, JTET में आपके लिए ये CDP, बाल विकास जिसको कहते हैं, बाल विकास हो, EVS हो, और फिर जाके हिंदी हो, ये सब का क्लास लगातार मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।